हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू थ्योरी दैट इज रूटीन एक्टिविटी थ्योरी। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी स्वीटी परवीन। आई एम अ यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर एंड आल्सो मेरिट होल्डर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में है लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम इस थ्योरी के अंदर क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, कोर एलिमेंट्स क्या है रूटीन एक्टिविटी थ्योरी के उसको डिस्कस करेंगे। कहाँ-कहाँ एप्लीकेशंस कर सकते हैं हम रूटीन एक्टिविटी थ्योरी के, तो इसे हमने एक रियल लाइफ केस डिस्कशन से समझाया है। क्रिटिक्स एंड कंक्लूजन्स के बारे में बात करी है और आखिर में लेक्चर के आखिर में हमने जो सबसे फेवरेट पार्ट है कि क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। जो रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है वो लॉरेंस कोहेन और मार्कस फेल्सन इन दोनों ने मिलकर दी थी इन द ईयर 1979। अब ये थ्योरी क्यों प्रपोज करी गई थी क्योंकि ये थ्योरी जो है वो 1947 से लेकर 1974 के बीच में जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्राइम रेट में चेंजेस आ रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। लॉरेंस कोहेन और मार्कस फेल्सन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था सोशल चेंज एंड क्राइम रेट ट्रेंड्स अ रूटीन एक्टिविटी अप्रोच। अब ये इस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने इस एक यूनिक अप्रोच अप्लाई किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम क्राइम ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये आर्टिकल ये भी बताता है कि क्राइम किन किन सर्कमस्टांसेस में और किन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में होते हैं। यानी अगर किसी भी एनवायरमेंट में या ये सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट रहेंगे तो फॉर श्योर क्राइम वहां पर होगा ही होगा। ये जो आर्टिकल लॉरेंस कोहेन और मार्कस फेल्सन ने बताया इसमें जो प्राइमरी फोकस होता है वो क्राइम के सिचुएशंस पर बेस्ड है कि किन सर्कमस्टेंसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रेजेंट होने की वजह से क्राइम रेट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस है वो ऑफेंडर नहीं है बल्कि वो क्राइम का सिचुएशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये थ्योरी है वो हम जनरली रैशनल चॉइस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं। अब रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है? जहां पर एक इंडिविजुअल है वो काउंट करता है, सारे कैलकुलेट करता है कि क्या क्या बेनिफिट उसको मिलने वाले हैं इस एक्ट को कमिट करने के बाद और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसे। उसको कैलकुलेट करने के बाद ही वो पर्सन डिसाइड करता है कि वेदर ही हैज टू कमिट दैट एक्ट और नॉट। तो रैशनल चॉइस थ्योरी और रूटीन एक्टिविटी थ्योरी को हम कंबाइनली पढ़ते हैं। अब ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि ऐसा क्यों। जब यहाँ पर हम मोटिवेशनल ऑफेंडर की बात करते हैं जब यहाँ पर हम मोटिवेशनल ऑफेंडर की बात करते हैं तो उस केस में जो रैशनल चॉइस थ्योरी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस थ्योरी का जो मैक्रो लेवल फोकस है, मैक्रो लेवल मतलब कि हम इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करके उस बड़े लेवल के जो फैक्टर्स हैं, जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं, जो हम बात करते हैं सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं तो उस पर जब हम फोकस करते हैं वो तो क्या बताता है कि कैसे विक्टिम के बिहेवियर की वजह से क्राइम पैटर्न में चेंज आता है या ऑफेंडर के क्राइम कमिट करने के पैटर्न में चेंज आता है। ये उस पर फोकस करता है और ये थ्योरी जो है वो ये एज्यूम करती है कि एनीवन कोई भी पर्सन जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्राइम करेगा वो करेगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए उसने बोला कि जरूरी नहीं है कि मुझे हमेशा एक जो मैं एक प्रोफेशनल क्रिमिनल हूं तभी मैं वो क्राइम कमिट करूंगी। ये थ्योरी कहती है कि जिस भी किसी पर्सन के पास एक मोटिवेशन है, एक अपॉर्चुनिटी है क्राइम कमिट करने के लिए, वो क्राइम कमिट करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं एक बस में ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे एक सोने की चेन मिलती है लेकिन उस वक्त ना बस में और कोई नहीं होता, ना ड्राइवर ना कंडक्टर ना ही पैसेंजर्स और ना ही बस में कोई कैमरे लगे हुए हैं। और मुझे इतनी वैल्यूएबल चीज जो कि सोने की चेन जो मैं कह रही हूँ वो है और मेरे इसमें पकड़ी जाने के चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि वहां पर ना किसी का नाम लिखा हुआ है, ना ही मुझे किसी ने देखा है और ना किसी तरीके की टारगेट हार्डनिंग है, मुझे इजीली वो मेरी सीट के पास ही मिल गई। अब देखो तो यहाँ पर अब आ जाता है रैशनल चॉइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको
कैलकुलेट करूँगी अपने माइंड में कि अगर मैं इस सोने की चेन को अपने पास रख लेती हूँ, तो क्या मुझे कोई पकड़ कर ले जाएगा या मेरे पकड़े जाने के चांसेस कितने हैं? और मैं अगर इस सोने की चेन को ले जाकर बेच दूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना है? तो जब मैं ये कैलकुलेट करती हूँ कि इस एक्ट को करने के बाद मेरा फ़ायदा कितना हो रहा है और कितना नुकसान हो सकता है, उसको सोचने के बाद मैंने ये कैलकुलेट किया कि भई अगर मैं ये सोने की चेन घर ले जाकर बेचूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ऑब्वियसली मैं एक चोर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आफ्टर कैलकुलेटिंग द थिंग्स मैंने समझा कि इसको घर ले जाना ज़्यादा सही है। तो अब मैं क्या है मेरे पास अपॉर्च्युनिटी थी, मैंने क्राइम कमिट किया और मैंने उस क्राइम को अंजाम दे दिया। तो यही थ्योरी ये चीज़ कहती है कि जिस भी पर्सन के पास अपॉर्च्युनिटी है, वो क्राइम कमिट करेगा ही। नेक्स्ट रूटीन थ्योरी फिर फर्दर ये कहती है कि अगर कोई विक्टिम है, वो चाहता है अगर कोई पर्सन है जो कि वुड बी विक्टिम हो सकता है, अगर उसे अपने आप को बचाना है कि मैं विक्टिमाइज ना हो, तो उसके लिए क्या है, उसको कुछ जो डेंजरस सिचुएशंस है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चांसेस है कि वो पर्सन विक्टिमाइज हो सकता है। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि रात के 11-12 बजे मुझे एक ऐसी जगह जाना है, तो मैं एक ऐसा रूट चूज़ करती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मैंने नेकलेस पहन रखा है, अच्छा सोना डायमंड का नेकलेस पहन रखा है और मैं रात के 11-12 बजे जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है, लोग चलते ही नहीं है वहाँ पर, है ना? वहाँ उस वाली जगह से जा रही हूँ। तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मैं विक्टिमाइज़ हो जाऊँ। तो अब मैं इस कंडीशन को कैसे डिक्रीज़ कर सकती हूँ? अगर मैं वहाँ उस टाइम रात के 11-12 बजे जाना अवॉइड करूँ और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जा सकती हूँ, ठीक है? और जो वो गहने मैंने पहने हुए उसे मैं अपने बैग में रख सकती हूँ। अगर उसे ले जाना ज़रूरी ही है, तो या उसे पहनना ज़रूरी ही है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ अपने बैग में रख सकती हूँ जहाँ पर ईज़िली लोगों को नज़रों में मैं नहीं आऊँगी कि मैंने इतना वैल्यूएबल चीज़ें को कैरी कर रखा है, ठीक है? तो इस तरीके से मैं अपना विक्टिमाइज़ेशन को कम कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रूटीन एक्टिविटी थ्योरी के जो कोर एलिमेंट्स हैं वो क्या-क्या हैं। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी कहती है कि अगर एक क्राइम होना है, एक क्राइम कब कमिट होगा जब 3 चीजें ये 3 एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट होंगी। पहला एक मोटिवेटेड ऑफेंडर, सेकंड एक सुटेबल टारगेट होना चाहिए एंड थर्ड एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्राइम को अ, पनपने देता है। यहाँ पर एक डायग्राम से इस चीज को समझाया गया है कि जैसे कि लैक ऑफ कैपेबल गार्जियन, सुटेबल टारगेट की अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मोटिवेटेड ऑफेंडर, ये तीनों का इंटरेक्शन एक ही टाइम पर हुआ और एक क्राइम का एक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, समझते हैं कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो क्या है और किस बारे में इसमें हमने जो ये कैसे कैसे अपना रोल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि पहला है हमारा मोटिवेटेड ऑफेंडर। तो मोटिवेटेड ऑफेंडर कौन होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास कैपेसिटी और विलिंगनेस दोनों है क्राइम कमिट करने के लिए, ठीक है? तो उन्हें मोटिवेटेड ऑफेंडर कहा जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है? जो सेकेंड एलिमेंट की हम बात करते हैं दैट इज सुटेबल टारगेट। देखो सुटेबल टारगेट कोई भी हो सकता है, या तो वो एक पर्सन भी हो सकता है या फिर एक प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जो कि किसी ऑफेंडर को इजीली उसकी नजरों में आ सकता है और उसको कन्विंस कर सकता है, तो वो एक सुइटेबल टारगेट होगा। तो जो सुइटेबल टारगेट में अगर मैं नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो क्या-क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव हाउसेस हो गए, वैल्यूएबल नेकलेसेस हो गए, ठीक है? तो ये क्या कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को, एक मोटिवेटेड ऑफेंडर को इंस्टिगेट कर सकते हैं बर्गलरी और थेफ्ट करने के लिए। अगर अगर मैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो एक ह्यूमन बीइंग जो इन सारी चीज़ों को पहन के चल रहा है, जैसे उसने गहने पहन रखे हैं। देखो अब ह्यूमन से तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें पता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान है क्योंकि उसने इतने नेकलेसेस पहन रखे, तो हम उसको इज़िली किडनैप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या अटेंशन ग्रैब करती हैं एक ऑफेंडर की, जो कि इज़िली उस पर्सन को विक्टिमाइज़ कर सकते हैं और उससे वो चीज़ें जो सुइटेबल टारगेट है वो उसे ले सकते हैं। तो सुइटेबल टारगेट क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑफेंडर के नजरों से? अगर मैं देखूं, अगर मैं एक ऑफेंडर हूं, तो मैं क्या वो चीजें हैं जिसको मैं टारगेट करूंगी, मेरे लिए क्या सुइटेबल टारगेट होगा?
तो उसको याद करने के लिए ना 4 वर्ड्स हैं, ठीक है? तो इसके लिए एक एक्रोनिम बनाया गया है वाइवा, VIVA। सो फर्स्ट थिंग इज़ वैल्यू। तो जो वैल्यू यानी कि ऑफेंडर के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ की वैल्यू कितनी है ना? तो मान लेते हैं एक पर्सन है जो कि अ, कह सकते हैं स्मैकिया है, ठीक है? उसके लिए 200-300 रुपए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें भी हैं जिसको बेच के वो 200-300 रुपए कमा लेगा, वो उसके लिए वो चीज़ उसके लिए वैल्यूएबल है। तो वो उसको ले सकता है। लेकिन एक पर्सन है जिसने कभी चोरी नहीं करी, है ना? और उसको वो 200-300 रुपए मिल रहे हैं तो वो उसके लिए अपना ईमान नहीं बेचेगा। लेकिन अगर वहीं पर मुझे एक आईफ़ोन पड़ा हुआ मिल जाए, है ना? और या फिर कह सकते हैं कि डायमंड की अंगूठी मिल जाए या फिर सोने के ज़ेवर मिल जाएँ, ऐसी कुछ बढ़िया-बढ़िया चीज़ें मिल जाए ना, तो मैं अपना ईमान डुला सकती हूँ उसके लिए, है ना? तो एक ऑफेंडर के पर्सपेक्टिव से हमको समझना पड़ेगा कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी है ना? जैसे आपने ये नॉर्मली भी देखा होगा कि जो ये स्मैकिया होते हैं, ये किसी के कपड़े भी बेच देते हैं, है ना? लेकिन नॉर्मली हमारे जैसे इंसान जो अच्छे वेल स्टूडियस लोग हैं, एकेडमिक पर्सन हैं, वो कपड़ों को नहीं बेचेंगे किसी के क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 10-20 रुपए है, जिसके लिए हम अपना ईमान नहीं बेच सकते। लेकिन वो पर्सन उसके लिए 10-20 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा कि वो उन कपड़ों को लेगा, बेचेगा, चुराएगा, है ना? वो चीज़ें कर सकता है। तो उसके लिए वो वैल्यू करता है, बट हमारे लिए उस चीज़ का वैल्यू नहीं है। तो ये जो सूटेबल टारगेट है, वो अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है वो चेंज होता है, ठीक है? ऑफेंडर के पर्सपेक्टिव से उसका वैल्यू कितना है, वो हम ऑफेंडर का पर्सपेक्टिव जानकर ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ इनर्शिया। जैसे कि जो सूटेबल टारगेट हमने चूज़ किया है, उसका वेट क्या है, उसका शेप क्या है, उसके साइज़ क्या है, ताकि मोटिवेटेड ऑफेंडर जो है उसको कितना कंपैटिबल है उसको देखने के लिए, उसको चुराने के लिए या जिस वे में भी वो उसको एक्वायर करना चाहता है, तो वो उसका इनर्शिया चेक करेगा कि भाई इसका वेट कितना है, साइज़ कितना है, शेप कितना है। नेक्स्ट इज़ उसकी विजिबिलिटी कैसी है? जैसे एक्सपोज़र ऑफ अ टारगेट टू एन ऑफेंडर मार्किंग इट सुटेबल फॉर असॉल्ट, कि कितना वो एक्सपोज़र हो रहा है, वो चीज़ कितनी एक्सपोज़ हो रही है। अगर मान लेते हैं कि हमने कोई एक तिजोरी के अंदर एक छोटी-सी अंगूठी रख रखी है, डायमंड की, और उसको मैंने तिजोरी को लॉक नहीं किया है, तो वो क्या है ध्यान खींचेगी भई कि वहाँ पर कुछ चमकने वाली चीज़ रखी हुई है। तो मेरी नज़रों में आ गई और मैंने उसको चुरा लिया। लेकिन वहीं मैं कहूँ कि मैंने एक सोने की अंगूठी रखी है, लेकिन वो मैंने अ, बहुत जैसे कह सकते हैं कि किसी ऐसी जगह पर रख रखी है, जैसे अपने गुल्लक के अंदर रख रखी है या फिर अ, ऐसी सीमेंटेड जगह पर रख रखी है, जहाँ पर ईज़िली उसकी नज़र नहीं पड़ती। तो विज़िबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो सूटेबल टारगेट होगा या नहीं, कितना वो विज़िबल है, कितना वो एक्सपोज़ हो रहा है ऑफेंडर के सामने, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सेस। एक्सेस मतलब कि कितना ज़्यादा हम उसको कितने ईज़िली हम उसको ग्रैब कर सकते हैं। मतलब जो ऑफेंडर है वो कितनी ईज़िली उस चीज़ को एक्वायर कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि एक घर है जिसमें किसी पर्सन ने लॉक नहीं लगाया है और उसके सारे वैल्यूएबल सामने ही पड़े हुए हैं, ठीक है? और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा घर है, जहाँ पे उसके जो वैल्यूएबल्स हैं प्रॉपर अलमारी में लगे हुए हैं, 4-5 ताला लगा हुआ है उसमें, और घर पर मेन डोर है, उसमें भी 4-5 ताले लगे हुए हैं। तो एक जो ऑफेंडर है, वो किस घर को चोरी करेगा? ऑब्वियसली जहाँ पर ताला नहीं लगा हुआ है और ईज़िली उसको सारी चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पर, तो वो वहीं जाएगा। क्योंकि वहाँ पे टारगेट हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ पर उसको मशक्कत ही नहीं करनी पड़ रही ज़्यादा, वो सिंपली जाएगा, चीज़ें चुराएगा और आ जाएगा, ठीक है? और जो हमने इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट जो बताया कि वेट्स, शेप, साइज और फिजिकल एट्रीब्यूट की जो हम बात कर रहे थे, तो मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा सोफा सेट है और वहीं दूसरी तरफ एक गोल्ड चेन पड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली चोर को किस चीज को चुराएगा? उस गोल्ड चेन को चुराएगा, क्योंकि उसका शेप साइज बहुत पतला है या छोटा है, इजी लाइट वेट है कंपैरेटिवली, और वो वैल्यूएबल भी है। और जो सोफा सेट दूसरा पड़ा हुआ है उसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू गोल्ड चेन, और उसका वेट साइज भी बहुत बड़ा है और इजीली वो लोगों की नजरों में आ सकता है, क्योंकि इजीली हम उसको छुपा नहीं सकते हैं।
और उसकी वैल्यू भी उससे कम है। तो हम जो जो ऑफेंडर है वो किसे चुराएगा? वो सोने की चेन को चुराएगा। तो इनर्शिया भी चेक करते हैं। तो ये एक सुइटेबल टारगेट के क्या है, एक्रोनिम है याद करने के लिए कि क्या एक सुइटेबल टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन की। देखो, कैपेबल गार्जियन तो कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जो भी इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट क्रिमिनल कंडक्ट को होने से डराए, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है डरे कि मैं अगर ये क्राइम कमिट करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, तो वो हो जाता है कैपेबल गार्जियन। ठीक है। अब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल गार्जियनशिप दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि एक घर है और वहां पर जो पड़ोसी है वो आपके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बाईस्टैंडर्स हैं जो उस गली से जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि कोई आपके घर में अनयूजुअल चीजें हो रही हैं, वो बाहर से आए और उन्होंने जो है पकड़ा उस पर्सन को कि भाई तुम इसके घर में क्या कर रहे हो, या फिर तुम मतलब उस पर्सन को डरा दिया। तो ये क्या, एक इनफॉर्मल गार्जियनशिप हो गई। ठीक है। फॉर्मल में क्या है कि मेरे ही पेरेंट्स हैं, है ना, और मेरे ही फैमिली वाले हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो वो फॉर्मल गार्जियनशिप हो गया। ठीक है। और उनके प्रेजेंस से जो रॉन्ग डूअर होगा वो डर जाएगा कि भाई इसके घर में तो कोई एक कैपेबल गार्जियन है जो कि मुझे पकड़कर पीट सकता है। तो वो पर्सन डरेगा क्राइम कमिट करने से। तो ये तो हो गया जब कोई एक इंडिविजुअल कैपेबल गार्जियन का रोल प्ले कर रहा है। नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स भी गार्डियनशिप का रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कैमरा आपने देखे हैं ना, मेट्रो स्टेशन पे लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ एक्ट ऐसा करेंगे जहां पर हमें लगता है कि हमें खतरा है किसी चीज से, या हमें पकड़ लिया जा सकता है, हमारे पर फाइन हो सकता है, हमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो हम वो चीजों को नहीं करेंगे, है ना। तो एक डर रहता है। वहीं अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे, तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी कमिट कर लूँ, कोई नहीं देख रहा, तो फिर फिलहाल मैं इस चीज़ को उठा लेती हूँ और चली जाती हूँ, चोरी करके भाग जाती हूँ। तो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स भी कैपेबल है गार्डियनशिप प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे ही बर्गलरी अलार्म्स की बात करूँ मैं अगर, तो बर्गलरी अलार्म्स क्या कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ मैं मेरा घर पर कोई ऑफेंडर जो है वो चोरी करने के लिए आया, मैंने बर्गलरी अलार्म लगा रखा है। जैसे ही वो उस चीज़ को छुएगा तो अलार्म बज पड़ेगा। तो इससे उस ऑफेंडर के मन में एक डर रहेगा कि अगर मैंने इस चीज़ को चुराने की कोशिश करी, तो कहीं न कहीं किसी तरीके से ये क्या है, इंटिमेट कर देगा उस ओनर को कि कोई इसके घर में आया है और रिस्क है इसकी चीज़ों को। ठीक है? इसी तरीके से जो है गार्डियनशिप फेंसेस और वॉल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके घर के फेंसेस ऊँचे हैं, तार वाले हैं, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन होता है ना, तो उसको डर है होगा एक एक तरह से कि अगर मैंने इस घर में चोरी के इरादे से घुसने की कोशिश करी, इल्लीगल मीन्स के साथ घुसने की कोशिश करी, तो मुझे चोट लग सकती है। ठीक है? तो एक डर पैदा करेगा उस, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो चोरी है वो अ, नहीं होगी किसी हद तक। अब हम बात करते हैं एक रियल लाइफ केस डिस्कशन की। तो ये केस स्टडी है सोंजा फराक की, जहाँ पर हमने रूटीन एक्टिविटी थ्योरी को लगाया है। तो सोंजा फराक जो है वो एक केमिस्ट थे, स्टेट क्राइम लैब जो होते हैं ना, फोरेंसिक लैब्स मैसाचुसेट्स में, वहां पे एक ये केमिस्ट थी। तो इनको जो है अरेस्ट किया गया और टेम्परिंग विद द एविडेंसेस, जो नारकोटिक्स के जो एविडेंसेस आते हैं ना, जैसे ओपीएम वगैरह हो गए, तो इस तरीके से ड्रग आते हैं ना एनालिसिस करने के लिए, है ना, तो उस पर इन्होंने क्या करा, एविडेंसेस को टेम्पर किया, उसने उन्होंने उस ड्रग्स को यूज किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ जो ड्रग केसेस थे जो उस लैब में आए हुए थे, उसको डिसमिस करना पड़ा, क्योंकि जब एविडेंस टेम्पर हो जाता है तो ऑब्वियसली कोर्ट जो है उसे फिर रिलायबल नहीं मानती है। तो उस एविडेंस को टेम्पर करने की वजह से काफ़ी सारे जो केसेस थे, ड्रग केसेस, उसको डिसमिस करना पड़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो फराग है वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन थी। इतने एजुकेटेड पर्सन, एक स्टेबल जॉब भी है उनकी, इस तरीके का क्राइम कैसे कमिट कर सकते हैं जिसकी वजह से इतने सारे केसेस को छोड़ना पड़ा? दैट इज़ अराउंड 1300 केसेस। तो 1300 केसेस सिर्फ आपके एक एविडेंस में मैनिपुलेशन करने की वजह से आया। तो ये एक बहुत सीरियस क्राइम है।
अब यहाँ पर हमने रूटीन एक्टिविटी थ्योरी को कैसे इम्प्लाई किया? देखो यहाँ पर एक मोटिवेटेड ऑफेंडर था कि जो फराग थे उनको सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर पता है कि अगर उसने देखा है कि एज ए एविडेंस ड्रग उस पॉलिथीन में आ रहे हैं, तो वो उसको चुरा सकते हैं भाई, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन है कि मैं एक ड्रग अब्यूजर हूँ, मुझे अगर ड्रग कहीं भी दिखेगा मैं उसको लूंगी। नेक्स्ट इज सुटेबल टारगेट था वहां पर। वहां पे क्या है कि जो लैब में वो एक केमिस्ट थी, तो उनके पास उनको जो है कि इजी अप्रोच था, है ना? तो और ड्रग्स उनके पास ही थे, उन्हीं के अंडर आते थे, तो वो क्या इजीली उसको टारगेट कर लेती थी। एंड द नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन। तो क्योंकि जैसे उनको पता है कि ये जो टाइम है, इस टाइम पर लैब में कोई नहीं रहेगा, सब लंच करने जाएँगे। तो उनको पूरा एक रूटीन पता है कि इस टाइम पर लैब पर कोई नहीं होगा और ये जो एविडेंस है वो मेरे पास रहेगा, तो मैं इसको ईज़िली चुरा सकती हूँ। तो एक एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन नहीं होने मतलब क्या एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन की वजह से भी एक अपॉर्च्युनिटी बन गई उनके लिए कि वो ड्रग्स को चुरा सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बारे में। तो ये जो थ्योरी है ये क्रिमिनल अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझाने में फेल कर गई कि कैसे एक मोटिवेटेड ऑफेंडर सुइटेबल टारगेट को देखकर उसके साथ कन्वर्ज हो जाता है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी कि मैं कैसे मेरे लिए एक सुइटेबल टारगेट है और मैं कैसे उसको ढूंढ रही हूँ। वो सर्कमस्टांसिस क्या बने कि एक मोटिवेटेड ऑफेंडर एक सुइटेबल टारगेट को अचीव कर पाया, वो इस ये थ्योरी फेल कर गई बताने के लिए। सेकेंड थिंग क्या बताया गया कि जो रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है वो ये नहीं बताता कि एक ऑफेंडर के लिए क्या इंसेंटिव देगा, क्या चीज उसको कन्विंस कर सकती है, ठीक है, वो नहीं बता रहा है। एंड लास्ट थिंग जो है एक इसके अलावा एक और पॉइंट भी ये है कि जो रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है मेनली ये ना विक्टिम ब्लेमिंग कॉन्सेप्ट पर आ जाता है। हमने स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी जहां पर हमने बताया कि जो विक्टिम के बिहेवियर से हम कहीं ना कहीं ऑफेंडर के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। यानी कि अगर विक्टिम ने गलत किया है तो कहीं ना कहीं वो विक्टिमाइज होगा। एक विक्टिम ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट हम रूटीन एक्टिविटी थ्योरी में देखने को हमें मिलता है। एंड द लास्ट थिंग जो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का कहा गया वो ये बोला कि हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहां पर मोटिवेशन नहीं है उस पर्सन का, लेकिन तब भी वो पर्सन उसको टारगेट करता है। तो इस तरीके के जो क्राइम है उसको वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? जहां पर मान लेते हैं जरूरी नहीं कि वो सुइटेबल हो या अनसुइटेबल हो, उसका कोई मोटिव था भी उस चीज को लेने का या नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्राइम कमिट करता है। तो उस तरीके के जो क्राइम है उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, उसके पीछे का जो रीजन है वो नहीं बता पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन, कंक्लूड करते हैं। तो देखिए जो रैट के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूटीन एक्टिविटी थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उसकी वजह से हम ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं जो कि जहां पर कम क्राइम हो। इस तरीके के अप्रोच को कहा जाता है सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन, जहां पर हम एक्टिव रोल लेकर विक्टिमाइजेशन के रिस्क को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेबरहुड वॉच वाला सिस्टम रख सकते हैं, अलार्म सिस्टम जैसे मैंने बगली अलार्म का कॉन्सेप्ट बताया, उस तरीके की चीजों को इंड्यूस करके हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ अब हमारा जो मेन पार्ट आ जाता है कि बेस्ड ऑन द लेक्चर्स आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और आपको इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ रूटीन एक्टिविटी थ्योरी? इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो रूटीन एक्टिविटी थ्योरी का पार्ट नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर कैपेबल गार्जियंस, मोटिवेटेड ऑफेंडर्स, अट्रैक्टिव टारगेट्स और क्रिमिनल इंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 2, according to routine activity theory, crime is more likely to occur when? According to routine activity theory, crime कहाँ पर ज्यादा होने के chances हैं? तो and the options are there is a strong sense of community जहाँ पर लोग आपस में रहते हैं मिलजुल कर, या फिर guardianship is weak or absent जहाँ पर guardianship weak या absent होगी। C is attractive targets are plentiful जहाँ पर बहुत ज्यादा आपको attractive targets मिलेंगे। And last option is both B and C.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूटीन एक्टिविटी थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच स्कॉलर्स, इनमें से कौन से स्कॉलर्स जो है वो रूटीन एक्टिविटी थ्योरी से एसोसिएटेड है? एंड द ऑप्शंस आर ट्रेविस हिर्शी एंड माइकल गॉटफ्रेडसन. Option B is Cesar Beccaria and Jeremy Bentham. Option C is Lawrence Cohen and Marcus Felsen. And option D is Emile Durkheim and Robert Merton. Next question is, an elderly woman leaving the bank alone at night with a large sum of cash would be considered. अब एक बुजुर्ग महिला बैंक से रात को अकेले वापस आ रही है और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो ये क्या माना जाएगा? अ कैपेबल गार्जियन, an unmotivated offender, an unattractive target या an attractive target? क्या इसका आंसर आपको फिर से बताना है? And the last question is, increased security patrols in a neighborhood would be an example of strengthening which element of routine activity theory? routine activity theory का इनमें से कौन सा एलिमेंट हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं अगर हमने नेबरहुड में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है? And the options are motivated offenders, capable guardians, attractive targets और criminal intent. तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, और इसके सही आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और फिर यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है. क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर लेंगे. अभी अच्छा स्कोर किया है तो आप वापस लेक्चर को देखें और वापस उस इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.